वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, टॉपिक है इसरो की कामयाबी, इसरो की उपलब्धियां और आने वाले समय में इसरो के वो प्रोजेक्ट जो भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई सुपर पावर के रूप में स्थापित करने वाले हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण साहब जो है, इन्होंने एक कार्यक्रम के तहत एक प्रोग्राम में जब ये हिस्सा ले रहे थे तो कुछ घोषणाएं की हैं, या फिर हम कहें कि घोषणाएं तो ऑलरेडी उन पर काम चल रहा था, लेकिन वो सारे प्रोजेक्ट जो है अब सामने रखे हैं कि आने वाले समय में इसरो कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो है, इसरो एक महत्वपूर्ण रॉकेट बनाने जा रहा है जो अब तक का इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट तो होगा ही, वैश्विक स्तर पर नासा, स्पेस एक्स जैसी संस्थाओं के बाद शायद भारत ही इतना शक्तिशाली रॉकेट बना रहा है, जिसका नाम है N1 रॉकेट, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 75,000 किलोग्राम यानी 75 टन तक हो सकती है। 75 टन अपने आप में बहुत ज्यादा वजन होता है, जिसको उठाकर ये रॉकेट ले जाने में सक्षम होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण मिशन हैं जिनकी उन्होंने घोषणा की है। तो आज के सेशन में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। बने रहिए सेशन में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं। समझिए, देखिए यहाँ पर द हिंदू की खबर छपती है, इसरो वर्किंग ऑन 40 स्टोरी टॉल रॉकेट, यानी एक ऐसा रॉकेट जो लगभग 40 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई वाला होगा। सोचिए, 40 मंजिला इमारत खड़ी की जाती है, उसके बराबर ऊंचाई के रॉकेट की लंबाई होगी। 75 टन पेलोड इन स्पेस, यानी 75 टन वजन ये पेलोड लेकर जा सकता है, उठा सकता है। नारायण साहब ने घोषणा की है। आउटलुक इंडिया में भी यही खबर छपी है, एनडीटीवी, मनी कंट्रोल सभी मतलब सुर्खियों में है। देखिए यहाँ पर जो खबर यहाँ पर छपी है उसमें नारायण साहब क्या कह रहे हैं। Explaining the domestic space journey, V. Narayan said, "Today India is in position to rub soldiers with advanced space-faring nations." यानी नारायण साहब ये कह रहे हैं कि आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में उस स्तर पर आकर खड़ा है जहां दुनिया के जो विकसित देश हैं या दुनिया के अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने जो बड़े अचीवमेंट प्राप्त किए हैं उनके बारे में नारायण साहब बात कर रहे हैं। बात कहां पर की इन्होंने, ये भी समझ लीजिए। एक दीक्षांत समारोह था जहां पर इनको सम्मानित किया जाना था। ये ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है तेलंगाना में, वहां पर एक दीक्षांत समारोह चल रहा था, उसमें इन्होंने भाग लिया और वहां पर इन्हें यहाँ के जो राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा, इन्होंने इनको मानद डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। यानी बी नारायण साहब जो हैं उनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है डॉक्टरेट ऑफ साइंस का। और ये सम्मान इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी कुछ योगदान दिया है और इसरो ने जो प्रोग्रेस की है उन सभी को ध्यान में रखकर ये सम्मान इनको दिया गया है। यहाँ पर देखिए, इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में जब इसको ये संबोधित कर रहे थे तो इन्होंने क्या क्या चीजें कही। सबसे पहली चीज तो इन्होंने यही कही कि हम एक ऐसा रॉकेट बना रहे हैं जो लगभग 40 मंजिला इमारत ऊंचा होगा और 75 75,000 केजी 75,000 किलोग्राम, जिसको हम टन में कन्वर्ट करें तो 75 टन वजन उठाने की क्षमता होगी। पेलोड कैपेसिटी आपको बता दें, किसी भी रॉकेट के द्वारा जब रॉकेट उड़ान भरता है तो वह कितना वजन ले जाने की क्षमता रखता है, वही उसकी पेलोड कैपेसिटी कहलाती है। अभी तक भारत के पास में जो रॉकेट है LVM 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसकी पेलोड कैपेसिटी LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 10 टन है, जबकि GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 टन वजन उठा सकता है। अब आप सोचिए, 4 टन वजन और LEO में 10 टन वजन, उसको एक साथ हम बढ़ाकर कहां पर ले जा रहे हैं, 75 टन पर। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, घोषणा है जो इसरो चीफ ने की है।
दूसरी बात इन्होंने ये कहा, यहां पर और जो घोषणाएं की उसमें ये कहा कि जो हमारा नाविक, नाविक का मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम, यानी जो हमारा खुद का जीपीएस सिस्टम की तरह कार्य करने वाला एक नेविगेशन सिस्टम है भारत का, जो रीजनल स्तर पर काम करता है, भारत की स्थलीय सीमा और भारत के चारों ओर 1500 किलोमीटर की दूरी तक नेविगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, उसमें और एडवांस सैटेलाइट छोड़े जाने की इन्होंने घोषणा की है। एक्चुअल में अभी नाविक चर्चाओं में भी था और चर्चाएं ये चल रही थी कि नाविक जो है उस पर क्राइसिस आ रखा है, यानी उसके जो 7 सैटेलाइट थे उनमें से कुछ सैटेलाइट कार्य नहीं कर रहे हैं। उसके पहले चरण में 7 सैटेलाइट भेजे गए थे, दूसरे चरण के सैटेलाइट हमने भेजना शुरू कर दिया था। अब इसरो चीफ कह रहे हैं कि नाविक को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और इसके जो सेकंड फेज के उनको जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में। इन्होंने इस साल के अंत तक की ये घोषणाएं की हैं, कुछ 2026 की घोषणाएं की हैं। फिर दूसरी बात, आपने सभी ने सुना होगा, अभी कुछ समय पहले हमने सेशन भी किया था कि भारत और अमेरिका, या फिर मैं कहूं इसरो और नासा ने मिलकर एक महत्वपूर्ण मिशन भेजा जिसका नाम है निसार, जो अभी कार्य कर रहा है, जो स्थापित हुआ है। निसार मिशन पूरी दुनिया में चर्चा में था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगा और महत्वपूर्ण एक मिशन है जो पृथ्वी पर निगरानी करने के लिए भेजा गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के रूप में। अब इसी क्रम में भारत लगभग 6500 किलोग्राम का एक सैटेलाइट जो कि नासा का है अब भारत भेजने वाला है। तो ये भारत की देखिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्थापित होने की यानी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको दर्शाता है कि नासा, स्पेस एक्स, एक्जियोम 4, ये मिशन जो है, ये कंपनियां जो हैं विदेशी कंपनी, वो भारत पर विश्वास कर रही हैं, भारत के रॉकेट तकनीक पर विश्वास कर रही हैं। आज भारत अपने जो स्वदेशी सैटेलाइट है उनसे कई गुना ज्यादा विदेशी सैटेलाइट छोड़ चुका है, यानी हमने बहुत ज्यादा अर्निंग की है। इसरो चीफ ने कुछ समय पहले यह भी घोषणा की थी कि इसरो अब इस स्थिति में पहुंच चुका है कि हम जब 1 रुपया खर्च करते हैं तो 2.5 रुपया मार्केट से कमा लेते हैं। यानी अब हमारी जो इसरो है, जो अंतरिक्ष एजेंसी है, वो वास्तव में हमारे लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने वाली एक एजेंसी बन गई है। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर 2.5 रुपए का हमारे पास में आउटकम वो आता है, इनकम आती है। चलिए, फिर इन्होंने एक और घोषणा की कि हम लगभग 2035 तक 52 टन का मास स्पेस स्टेशन भी बनाने जा रहे हैं। यानी जो आपका जैसे कि स्पेस स्टेशन है, जो इसमें अभी शुभांशु शुक्ला जी गए थे हमारे एक्जियोम 4 मिशन के तहत, इसी तरीके से 2035 तक भारत खुद का स्पेस स्टेशन भी बना लेगा। और इसके अलावा वेनस पर भी हम एक मिशन भेजने वाले हैं जो कि ऑर्बिटर मिशन होगा, यानी उसकी कक्षा में परिक्रमा करने के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मिशन हैं जिनकी घोषणा बी नारायण साहब ने की थी। आज के सेशन पर हम पूरा डिटेल में पहले इस चीज को समझेंगे कि ये जो रॉकेट है ये खास क्यों है और इस पर काम कैसे चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष यहां पर सूचना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी के एक्सक्लूसिव बैच हमारे द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, जिसकी मात्र फीस रखी गई है 1499 रुपए। आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो सब इंस्पेक्टर की एग्जाम है उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेम उतना ही पार्ट आता है जितना आरएस एग्जाम में आता है। उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप कोर्स परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। आविष्कार एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें। जो हमारा लाइव फ्रॉम स्टूडियो कोर्स जो हमने अभी लॉन्च किया है उसके साथ रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री दिया जाएगा और टेस्ट सीरीज भी फ्री दी जाएगी। लगभग 81 टेस्ट इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के रखे गए हैं जो आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर बी नारायण साहब क्या कह रहे हैं कि भारत के पास में वर्तमान में 55 सैटेलाइट्स एक्टिव मोड में हैं, यानी भारत के 55 उपग्रह हैं जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में इनकी संख्या 165 तक हो जाएगी। यानी आप समझिए कि अगले 2-3 सालों में हम कितना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं कि इस जो संख्या है 2029 तक इनकी संख्या 165 हो जाएगी, यानी 2 से 3 गुना इसकी संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। ये सैटेलाइट चाहे अलग अलग फील्ड में होंगे, संचार उपग्रह के होंगे, मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट, मौसम उपग्रह के, नेविगेशन के, सभी फील्ड में भारत काम कर रहा है। अच्छा,
जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है उनको मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये देता हूं कि जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी से अलग अलग हाइट्स पर हमने ऑर्बिट डिसाइड की हुई हैं और इन ऑर्बिट्स में हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। जैसे कि पहली ऑर्बिट ये एनईओ होती है, नियर अर्थ ऑर्बिट, लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है। इसमें एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भेजे जाते हैं, प्रायोगिक उपग्रह। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम देखें 500 से 2000 किलोमीटर की हाइट पर लो अर्थ ऑर्बिट होती है और इसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लाइक जैसे कार्टोसैट है हमारा, आरआई सेट है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ओशियन सेट है, ये सैटेलाइट यहां पर स्थापित किए जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी में स्थापित किया गया है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, ये सुदूर संवेदी उपग्रह पृथ्वी का अवलोकन करते हैं, मौसम की जानकारी देते हैं, समुद्रों का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के संसाधनों का पता लगाते हैं। फिर आप एमईओ में आ जाइए। एमईओ की हाइट जो है 20,200 किलोमीटर तक मानी जाती है। 20,200 किलोमीटर की हाइट पर इस ऑर्बिट में जब सैटेलाइट छोड़ा जाता है, वो सैटेलाइट नेविगेशन के लिए मुख्यतः छोड़े जाते हैं। जैसे कि भारत के नाविक जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके सैटेलाइट यहां पर स्थापित किए जाने हैं। हालांकि भारत ने नाविक के 7 में से 3 यहां पर और 4 यहां पर और 3 सैटेलाइट हमने यहां छोड़े थे। सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर जो ऑर्बिट होती है, जिसको जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जीईओ, ये 35,786 किलोमीटर की हाइट पर होती है और इसमें जो सैटेलाइट परिक्रमा करता है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने में 24 घंटे का समय लगता है। और इसलिए ये सैटेलाइट, चूंकि इसका जो आवर्त काल है, टाइम पीरियड है एक परिक्रमा पूरे करने का, वो पृथ्वी के घूर्णन काल के लगभग बराबर होता है। इसलिए यहां पर जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी से देखने पर हमेशा स्थिर दिखाई देते हैं। इसको जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहा जाता है। जो सैटेलाइट होते हैं उनको यहां पर भेजे जाते हैं संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहां स्थापित किए जाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिन रॉकेट्स की हम बात करने जा रहे हैं वो ऑर्बिट्स में छोड़े जाते हैं। एलईओ जो है इसे पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं, पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। उसका कारण भी आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, तो जैसे ये पोल्स हैं, पोल्स, तो एक तो सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि ये एलईओ मान लो, यहां पर ये नॉर्थ पोल मान लीजिए, इन्होंने यहां मान लिया है, ये साउथ पोल मान लिया है। तो एक तो ध्रुवों के चारों ओर परिक्रमा करें और एक होते हैं जो भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करें। तो भूमध्य रेखा वाली जो ऑर्बिट होती है वो जीईओ और एमईओ, इनमें सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जबकि एलईओ के सैटेलाइट हमेशा ध्रुवों की चारों ओर वाली ऑर्बिट बनाते हैं। ठीक है, तो इनको पोलर ऑर्बिट या पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं। चलिए, अब भारत की रॉकेट तकनीक की बात कर लेते हैं एक बार। रॉकेट तकनीक, क्योंकि N1 रॉकेट जो है उसका कंपैरिजन आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। भारत ने देखिए सबसे पहले रॉकेट प्रणाली, भारत की जो रॉकेट प्रणाली है 1979 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में विकसित की गई थी। ये सॉलिड प्रोपल्सन पर आधारित यानी ठोस ईंधन पर आधारित भारत का पहला रॉकेट था, जिसका नाम रखा गया था SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड। ठीक है, 1979 में लगभग 22 मीटर की ऊंचाई वाला ये रॉकेट था। इसकी हाइट थी 22 मीटर के आसपास, 17 टन इसका वजन था। फिर एक सैटेलाइट हमने बनाया PSLV, सॉरी पहले उससे पहले बनाया ASLV, यानी आप इसका एडवांस फॉर्म था यहां पर, तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसकी जो हाइट थी वो 23.5 मीटर के आसपास। इसकी पेलोड कैपेसिटी 40 केजी थी, इसकी लगभग 150 केजी। आज सोचिए, जब हम 75,000 किलोग्राम वजन उठाने की बात कर रहे हैं, तो जो इनिशियल लेवल पर हमारे रॉकेट थे उनकी कितनी कैपेसिटी थी? ये 40 किलोग्राम वजन उठा सकता था, ये 150 किलोग्राम वजन उठा सकता था। ठीक है, कुछ समय तक हमने इनका उपयोग किया। रोहिणी सीरीज जो थी हमारी, उसके कुछ सैटेलाइट छोड़े, फिर ऑगमेंटेड रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट छोड़े। उसके बाद PSLV रॉकेट बना, जो भारत का आज तक सबसे विश्वसनीय रॉकेट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये LEO में सैटेलाइट छोड़ने के लिए बनाया गया PSLV। PSLV जो है, इसमें सॉलिड जो रॉकेट इंजन लगता है, सॉलिड बूस्टर मोटर लगती है, वो तो वही थी जो डॉक्टर कलाम साहब ने बनाई थी, लेकिन इसमें लिक्विड फ्यूल का पहली बार उपयोग किया गया और उसके लिए भारत ने एक विकास इंजन का निर्माण किया, और ये विकास इंजन प्रोफेसर नवीन नारायण साहब के निर्देशन में बना था। और ये आज तक का हमारा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है।
इस रॉकेट के 3 संस्करण बनाए गए हैं। इसका वजन है 295 टन। सोचिए आप, यहां पर वजन 30-40 टन तक था, यहां 295 टन, यानी ये रॉकेट काफी ऊंचा है, बड़ा है। 44.4 मीटर इसकी लगभग हाइट होती है। फिर भारत ने बनाया सबसे भारी रॉकेट, जिसका नाम है जीएसएलवी। जीएसएलवी में क्रायोजेनिक तकनीक को यूज किया गया पहली बार। हमारे पास थी नहीं, तो हमने रसिया से सहायता ली, 7 क्रायोजेनिक इंजन आयात किए। फिर भारत ने खुद का जीएसएलवी बनाया। जीएसएलवी जो तकनीक है हमारी, क्रायोजेनिक तकनीक है, वो लगभग 2014 में बनकर तैयार हुई। जीएसएलवी रॉकेट हमारा जो हमने बनाया था, पहले शुरुआत में उसमें रूस के क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया। रूस के क्रायोजेनिक इंजन वाले जो जीएसएलवी है वो मार्क 1 कहलाते हैं। फिर भारत ने मार्क 2 बनाया, फिर उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया तो उसको जीएसएलवी मार्क 3 कहा गया। जीएसएलवी मार्क 3 आज भारत का सबसे भारी शक्तिशाली रॉकेट है, उसकी पेलोड कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। इसी को एलवीएम 3 कहा जाता है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा कैपेसिटी हमारी जीएसएलवी की है। जीएसएलवी जिसकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, 42 मीटर ऊंचा है और 629 टन वजन है इसका, यानी 630 टन वजन इसका खुद का है। और ये जो है 42 मीटर ऊंचा है। 4 टन वजन ये जीटीओ में ले जा सकता है, पेलोड कैपेसिटी इसकी 4 टन है। और 10 टन वजन ये उठा सकता है एलईओ के लिए, क्योंकि एलईओ की हाइट कम है तो यहां 10 टन वजन ले जाएगा। 36,000 किलोमीटर पर ये 4 टन वजन ले जा सकता है। अब बात करो आप आज के जिस रॉकेट की हम चर्चा कर रहे हैं उसकी। देखिए, ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। आज का जो रॉकेट है N1, उसकी हम बात करें तो वो 75,000 केजी वजन उठा रहा है। तो उसका आप सोचिए हाइट कितनी होगी। हाइट तो अपने आप में ज्यादा होगी। तो यहां पर हाइट 44.4 मीटर 49 मीटर थी, लेकिन इसकी जो हाइट है वो लगभग 126 मीटर के आसपास मानी जा रही है। 40 मंजिला इमारत के बराबर इसकी हाइट होगी। रॉकेट N1 रॉकेट से पहले भारत ने एक और शक्तिशाली रॉकेट की घोषणा की, जिसका नाम है NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। पहले मैं NGLV आपको बता देता हूं, फिर N1 रॉकेट को आपको डिटेल में समझाऊंगा। NGLV में हम पहली बार ऐसे रॉकेट तकनीक को डेवलप करने जा रहे हैं जो RLV तकनीक पर आधारित होगा। RLV का मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। देखिए, रॉकेट प्रणाली, जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में भी बताया है, कि किसी भी स्पेस मिशन में जो टोटल खर्चा आता है, जिसमें सैटेलाइट हो गया, साइंटिफिक आपकी रिसर्च वगैरह सब कुछ हो गई, या आपका लॉन्च सेंटर हो गया, ठीक है, इन सब के साथ होता है रॉकेट। इन सब पर जितना खर्चा आता है वो 30% होता है। अकेले रॉकेट पर खर्चा होता है 70%। यानी किसी भी स्पेस मिशन में सबसे खर्चीली जो तकनीक है, जटिल तकनीक है, वो सिस्टम है, रॉकेट प्रणाली। तो रॉकेट प्रणाली जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये रॉकेट जो जाते हैं अभी तक, जो हमारे रॉकेट है PSLV, GSLV, ये सब सिंगल यूज रॉकेट है, यानी एक बार सैटेलाइट को छोड़ते हैं और फिर ये अंतरिक्ष में नष्ट हो जाते हैं। इस पर जैसे मान लो हमारा 200-300 करोड़ 400 करोड़ का खर्चा हुआ, वो एक बार में नष्ट हो जाता है। तो अब हम ऐसे रॉकेट बनाना चाह रहे हैं जो RLV तकनीक पर आधारित हो, जिनका बार बार उपयोग किया जा सके, जो रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़े और वापस फिर अंतरिक्ष पृथ्वी पर आ जाए और उसका पुनर्उपयोग किया जा सके। इसी क्रम में NGLV का निर्माण किया जा रहा है। इसके पहले चरण में पहली बार RLV तकनीक लगेगी। मतलब इसके जो बाकी के चरण हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पहला चरण वापस लौटकर पृथ्वी पर आएगा और हम पहली बार RLV तकनीक का उपयोग इसमें कर पाएंगे। जो NGLV है, NGLV लो अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट लेकर जाएगा और इसकी पेलोड कैपेसिटी 30 टन तक है। 30 टन कैपेसिटी का जो पेलोड कैपेसिटी का रॉकेट है, उस पर काम पहले से इसरो कर रहा है। GSLV मार्क 3 के बाद हम NGLV पर लग गए थे और ये NGLV सेमी क्रायोजेनिक इंजन तकनीक का उपयोग करेगा, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, यानी प्रदूषण को कम से कम रखा जाएगा। NGLV एक ऐसा मॉडल है जो भारत ने शुरू कर दिया है, जिस पर काम, ये 3 स्टेज यानी 3 चरणों वाली संरचना वाला रॉकेट है NGLV, ठीक है। और इसमें एक और चीज है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग क्षमताएं होंगी, यानी इस तरीके से उड़ान भरेगा और इसी तरीके से आएगा। ट्राजेक्टरी पाथ पर ऐसे घूमकर जब जाता है तो रॉकेट में खर्चा ज्यादा आता है, कॉस्टिंग ज्यादा आती है और वहां इसका क्या बोलते हैं, फ्यूल जो है, प्रोपल्सन जो है, वो बहुत ज्यादा खर्च होता है।
तो वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की विशेषता इसमें डाली जा रही है। जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्र मिशन हम भेजने वाले हैं, उनमें ये रॉकेट बहुत ज्यादा काम आए। तो एनजीएलवी पर तो काम चल ही रहा था, अब लेकिन बात आती है किसकी? इसरो के जो चीफ हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, चौंका दिया। एक नई घोषणा की कि हम अब N1 रॉकेट पर काम कर रहे हैं। अब ये N1 रॉकेट देखिए, समझिए, 40 मंजिला इमारत रॉकेट जो है, इसकी कैपेसिटी क्या है समझिए। सबसे पहली बात, लगभग 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट स्थापित करने के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है 75 टन। अगर आप SLV-3 से इसकी तुलना करें, जैसा कि वी नारायण साहब ने की थी, तो वी नारायण साहब ने कहा कि जो हमारा पहला रॉकेट था SLV-3 1979 में छोड़ा गया, जो फेल हो गया था, फिर 1980 में सफल हुआ, उसकी पेलोड कैपेसिटी 35 केजी थी और यहां पर 75,000 केजी है। तो लगभग 2000 गुना ज्यादा क्षमता का रॉकेट बनाने में अब इसरो सक्षम हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये रॉकेट कुछ इस तरीके से, इसमें बहुत सारी स्टेज होंगी, बहुत सारे ब्लॉक होंगे, जिनका प्रोटोटाइप अभी तक कोई जारी नहीं किया गया है। एक केवल संभावना इस तरीके से दिखाई गई है कि ऐसा बनेगा, क्योंकि इस तरह के रॉकेट इस नासा के द्वारा बनाए गए, स्पेस एक्स के द्वारा बनाए गए, तो उन्हीं की तर्ज पर कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि ये जो आपका रॉकेट बनने जा रहा है N1, इससे हमें क्या फायदा होगा? देखिए, हम आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो एक भारी भरकम संरचना होगी। लगभग 52 टन उसका वजन बताया जा रहा है कि उसमें हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेज पाएंगे। तो उसके लिए आपके ये जो रॉकेट होगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिर आप दूसरे ग्रह उपग्रहों की रिसर्च के लिए जो भारी भरकम सैटेलाइट भेजते हैं, 9 टन, 10 टन, 15 टन, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन होने वाला है। तो कहने का मतलब, आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण मिशन होंगे, भारी सैटेलाइट होंगे, ह्यूमन मिशन भेजे जाएंगे, उन सभी में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जैसा कि इन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे भारी व्यावसायिक उपग्रह, एक कॉमर्शियल सैटेलाइट जुपिटर 3 भेजा गया था। 9200 केजी इसका वजन था और ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। अगर यही काम अगर इसरो को दिया जाए इस समय, तो इसरो तो इसको अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि 10 टन तक वजन इसरो उठा सकता है, इसरो का रॉकेट, लेकिन वो केवल LEO में। अगर आप उसको कहां भेज रहे हैं? जुपिटर पे भेज रहे हैं। जुपिटर 3 है तो जुपिटर पे जाएगा, तो जुपिटर पे जाएगा तो वहां तो हमारी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं। तो उसके लिए आपको NGLV और N1 जैसे रॉकेटों की आवश्यकता पड़ती है। फिर अभी जैसे हमारे पास में एक मिशन है कि हम इंटरनेशनल सपोर्ट में, कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं। अमेरिका का एक सैटेलाइट भेज रहे हैं 6500 केजी का। ये ऐसे जो मिशन हमारे पास भविष्य में आएंगे और ज्यादा वजन के भी आएंगे, वहां से हमारी अर्निंग होगी। ठीक है, स्वदेशी तकनीक है तो भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को और ज्यादा मजबूती से पेश कर पाएगा। एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा भारत की बनेगी। इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलेंगे। फिर सैन्य ताकत का मतलब सेना के लिए समर्पित जो भारी सैटेलाइट्स हैं उनको भेजने में हमें आसानी रहेगी। समझिए बात। और इसी तरीके से आप रिसर्च में, मीटियोलॉजिकल जो सर्विलांस है, डिसास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन, इन सभी क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। संचार उपग्रह, जिसका अभी मैं चर्चा कर रहा था, AST स्पेस मोबाइल कंपनी का ये सैटेलाइट है जिसको अभी भारत भेजने वाला है। इसका नाम है ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड सैटेलाइट और ये सीधे अंतरिक्ष में से आपके सैटेलाइट, आपके मोबाइल पर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिसे हम सैटकॉम कहते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो आजकल चल रहा है, भारत में एलन मस्क लाने वाले हैं, उसी के तहत यहां पर भी एक सैटेलाइट भारत छोड़ रहा है और ये भी सैटेलाइट अमेरिका का है। GSAT-7 हमारा एक सैटेलाइट है। ये सेना को समर्पित सैटेलाइट है भारत का GSAT-7, जो पहले हमारे द्वारा छोड़ा गया था, अब जिसको रुक्मणी भी कहते हैं। अब ये सैटेलाइट का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसको रिप्लेस करने के लिए GSAT-7R भेज रहे हैं हम। R का मतलब रिप्लेसमेंट ही है यहाँ पर। तो इस सैटेलाइट को भी निकट भविष्य में छोड़ा जाएगा। ये बी नारायण साहब ने क्या की है, घोषणा की है। ठीक है, फिर आ जाएंगे नाविक का मैं बता चुका हूं कि नाविक के भी जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो भी जल्दी भेजे जाएंगे। तो ये थी आज की सूचना हमारी। N1 रॉकेट जो भविष्य में भारत की नई उम्मीद है,
ये भारत की शक्ति को अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थापित करेगा। तो घोषणा कर दी गई है, काम इस पर चालू हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई जानकारी, बेहतर जानकारी के साथ नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।